स्क्वाड जो है कल 16 मेंबर्स की अनाउंस हो गई है यूएई के खिलाफ जो बायलैटरल सीरीज होनी है, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमने आपको अपडेट दे दी थी कि कौन कौन से स्क्वाड में प्लेयर्स आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। तो स्क्वाड एनालिसिस लेकर आपके सामने हम इस टूर से रिलेटेड हाजिर हैं। अगर ओवरऑल आप स्क्वाड को ऊपर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूज्ड जो है वो रहे होंगे सेलेक्टर्स जो भी रहे हैं, कि थोड़े बहुत कंफ्यूजन टाइप के स्टेट में रहे होंगे, क्योंकि स्क्वाड को देख के ऐसा लगता है कि अगर आपने ये चीज़ इस वजह से की है तो अगले पार्ट में स्क्वाड के जाते जाते वो चीज़ फिर उस वजह से क्यों नहीं रह गई। ये सबसे बड़ी बात है। ये पूरे तौर पर है क्या, आपको हम समझाएंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे जब हम स्क्वाड एनालिसिस शुरू करेंगे। अब आप सबसे पहले प्लेयर के नाम बताएं और उनका इंक्लूजन कैसा है वो जरूर बताएं। नहीं बिल्कुल, सबसे पहला नाम जो रोहित पौडेल का है, ऑब्वियसली उनका कोई रीज़न ही नहीं बनता कि वो टीम में क्यों ना हो, किस लिए ना हो, क्या रीज़न हो, क्या भाई अब परफॉर्म है, प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है, तो पहला नाम तो उन्हीं का होगा, रोहित पौडेल का भी, और नए कप्तान भी वो अब बन गए। बिल्कुल, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस रोहित पौडेल को लिलक्रिट की तरफ से कि आप क्या नेशनल टीम के कप्तान चुने गए। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो ज्ञानेंद्र मल्ला। जी हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों कंफ्यूज है। मेनली जो कंफ्यूज है वो इसी सिचुएशन पे है, और भी एक आध प्लेयर्स हैं। कंफ्यूज इसलिए है कि चलिए अगर मान लेते हैं कि आपने उन्हें एक्सपीरियंस के तौर पर टीम में रखा है, कि एक्सपीरियंस एक साथ में रहेंगे और टीम में रखा है, तो फिर अगर उस लिहाज से देखें तो फिर वो सीधे कप्तान बनने चाहिए थे, क्योंकि कप्तानी में भी उनके पास एक अलग एक्सपीरियंस है। क्योंकि इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में आने वाले मैचेस में एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो फिर वो कैप्टनी क्यों नहीं है फिर सीधे अगर आपको एक्सपीरियंस ही अपने साइड में रखना था। और अगर सिर्फ आपने देखा कि नहीं रिसेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे हम टीम में रख रहे हैं, तो रिसेंट परफॉर्मेंस तो ये बताता है कि उन्होंने 4 मैचों में सिर्फ 64 रन बनाए हैं इस पीएम कप में, और इस साल भी उनका बल्ला कुछ खास चला नहीं एक आध मौकों को छोड़कर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस भी ज्ञानेंद्र मल्ला की साथ नहीं देती। अगर आप एक्सपीरियंस अपने साथ एक रखना चाहते हैं तो फिर वो कप्तानी फिर तो वो कप्तानी डिजर्व करते थे कि उन्हें कप्तानी बनाया जाता है। हमें एक्सपीरियंस कप्तान चाहिए कम से कम एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक आध साल के लिए, तो ये टोटली थोड़ा कंफ्यूज समझ में आता है। अगर आप परफॉर्मेंस बेसिस पर जाना चाहते हैं तो इनसे बहुत बेहतर परफॉर्मर हमें पीएम कप में देखने को मिले हैं। अगर आप पीएम कप क्राइटेरिया को परफॉर्मेंस नहीं मानते तो फिर पीएम कप रखवाने का मतलब क्या हुआ, तो फिर उसे खेलने का कोई मतलब नहीं, आप उसे भी हटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये सारी कंफ्यूजन है। आखिर कौन से एग्जैक्ट रीजन की वजह से ज्ञानेंद्र मल्ला को रखा गया वो समझ में नहीं आता। हमने बताया अगर एक्सपीरियंस है तो फिर रोहित से बेटर कप्तान तो वो ज्ञानेंद्र होता है, क्योंकि ज्ञानेंद्र के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और वो पारस जैसे प्लेयर के साथ भी काफी हद तक खेल चुके हैं। ये है कंफ्यूजन। कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा होगा ज्ञानेंद्र मल्ला को लेते वक्त, वो थोड़ा समझ से परे है। उसके बाद अगले प्लेयर, बिल्कुल अगले नाम की बात करें तो करण केसी। जी हाँ, जो कि बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, रिदम में है, वो हमेशा बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं, 5 भी उन्होंने निकाले, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लीड करेंगे टीम को। और अभी भी वो पीएम कप में भी, चलिए हालिया फॉर्म भी देख लें उनका, तो पीएम कप में भी वो इस टाइम नंबर 1 पर हैं विकेट टेकिंग में लिस्ट में, तो बहुत बड़ी बात है। और वैसे ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मर है, इस पर कोई बड़ी परफॉर्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 साल क्या 20 साल भी खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर परफॉर्म करिए, बस परफॉर्म करना होगा। जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। खैर तो एक टॉप इंक्लूजन है, इसमें कोई दोहराई नहीं। उसके बाद सोमपाल कामी की बात करें, जैसे हमने पहले कहा था टॉप इंक्लूजन है, ये सब ऑब्वियस चॉइसेस हैं, इनके बारे में बात ही क्या करनी है, आगे आएंगे कुछ नामों पे। उसके बाद कुशल पुर्तल की बात करें, चलिए ओके है, ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बैड इंक्लूजन है, ऐसा नहीं है कि कुशल पुर्तल के अंदर थोड़ा, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं चले हैं पीएम कप में, एकदम ही नदारत भी नहीं है कि चलिए 50 स्कोर किए। जी हाँ, 230 का स्कोर किया तो चलिए अच्छा किया है। अमेरिका से कल भी शायद 30 का प्लस मारे थे। जी हाँ, तो ऐसा नहीं कि बैड है या फिर गुड है, ओके इंक्लूजन है, ठीक है, ठीक ठाक है। कुशल पुर्तल खुद बेहतर करेंगे अपने आप को तो इसे ऊपर तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर, जी हाँ, अगले प्लेयर की नाम बात करें तो वो आरिफ शेख। जी हाँ, जो बहुत बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर है, ज़बरदस्त बैट्समैन है, और नीचे आकर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, काम करते हैं। और इस पीएम कप में उन्होंने भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की, 91 रन की उन्होंने इनिंग भी खेली है एक शानदार, तो बहुत अच्छा है, ये इंक्लूजन बहुत अच्छा है। हर बार जब भी मौका आता ही है कि हर स्क्वाड में इनका नाम जरूर आता है, बहुत ही इसमें कोई दोहराई नहीं है। खैर उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो ललित राजवंशी। जी हाँ, अब इनका आप अगर देखेंगे तो ये एक और कंफ्यूज्ड सिलेक्शन है। वो कैसे, हम आपको एक छोटी सी लाइन में समझा देता हूँ। इन्होंने इस पीएम कप में, अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस को देखेंगे, अगर आप, क्योंकि ललित राजवंशी का आपने यही चेक किया होगा कि रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा रहा पीएम कप का, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल मैचेस खेले नहीं है अभी इस साल। 5 मैच उन्होंने अभी तक खेले हैं जिसमें उन्होंने 7 विकेट निकाले हैं, 29 ओवर उन्होंने बॉलिंग कराई है। 5 मैच में आपने एक प्योर स्पिनर को लिया है, प्योर प्रोमिनेंट स्पिनर को लेने की कोशिश की है, जिन्होंने 5 ओडीआई गेम, वनडे गेम्स में 50 ओवर के गेम में 29 ओवर डाले हैं। कोटा होता है 50 ओवर का, उन्होंने डाले 29 ओवर, उसमें 4.5 की इकॉनमी है और 25 की स्ट्राइक रेट है।
5 मैच में 7 विकेट लेने वाले, डोमेस्टिक में 5 मैच में 7 विकेट लेने वाले नंबर्स को अगर आप नेशनल कॉल अप के लायक समझते हैं तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या ये कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि ये क्या तरीका है। 5 मैच में 7 विकेट लेने वाला नेशनल कॉल अप के लिए जाएगा, ये थोड़ा समझ से परे है, जबकि वो कहीं ना कहीं रिसेंट परफॉर्मेंस में उतना खास उनका रहा नहीं है। सिर्फ 7 विकेट लेने से अगर नेशनल कॉल अप मिल जाए 5 मैचों में 29 ओवर डाल के, तो फिर आप सोच सकते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से, ये क्या सोचकर हुआ, थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा समझ में नहीं आया। उसके बाद आया अगले प्लेयर। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें तो दीपेंद्र सिंह ऐरी, और इसमें बहुत बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा 50 ओवर के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। देखना होगा कैसा जाता है उनका ये 3 मैच, उसके बाद अवे की मैचेस, बहुत उम्मीद रहेगी उनसे कि जिस तरीके का परफॉर्म किया है, और ऐसे मौके मिलते रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी, खैर कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं आता है, बस यही प्रॉब्लम है। उम्मीद करेंगे कि वो परफॉर्म आए और लंबा वक्त ना लगे, क्योंकि अब हमने हाल ही में देखा पीएम कप में उन्होंने ढेरों रन बनाए, शतक पर शतक मारा। अब उम्मीद करेंगे कि आप ओडीआई इंटरनेशनल गेम में भी थोड़ा सा हाथ आजमाएं। बिल्कुल, इसमें कोई दौरान नहीं है, और खास करके अवे की, खैर इसमें अवे की बात नहीं हो रही है फिलहाल जी। उसके बाद हम यहाँ बात करें अगले प्लेयर की, तो आसिफ से डेफिनेटली टॉप इंक्लूजन है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। हमने कहा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात भी ना की जाए, बेहतर है, वो तो ऑब्वियस चॉइस है। उसके बाद भीम शार्की, जी हाँ, गुड, बहुत ही अच्छा इंक्लूजन है, इसमें कोई दौरा नहीं है, गुड इंक्लूजन में गिना जाएगा इनको। एक तो ये सबसे बेहतरीन बात है कि फील्डिंग देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कैच पकड़ ले जिनकी वजह से गेम चेंज हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। फील्डिंग में आपको 2 की बजाय 1 रन देंगे, 3 की बजाय 2 रन देंगे, तो ये रन बचा सकते हैं अपनी टीम के लिए। एक एक रन बहुत क्रूशियल होता है वाइड बॉल क्रिकेट में, जो आप बहुत बेहतर तरीके से, किसी भी क्रिकेट में रन तो बहुत क्रूशियल होते ही होते हैं, और बैटिंग से भी चिप इन कर सकते हैं, लगातार रन वो थोड़े बहुत करते भी हैं, और उम्मीद है और एक अच्छी इनिंग बिल्डअप करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। हमने देखा है पहले भी कि फील्डिंग की वजह से काफी प्लेयर लोग टीमों में खेले हैं, ये इसके एग्जांपल बहुत हैं, तो बहुत सही है कि, और हल्की बैटिंग भी उन्हें आती है, तो बहुत एग्जांपल देखे हमने फील्डिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच लेके चले गए कई लोग, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बैटिंग भी आती है और आपकी फील्डिंग तो खैर बहुत टॉप। बिल्कुल, मैन ऑफ द मैच से याद आया मोहम्मद कैफ बहुत बार मैन ऑफ द मैच फील्डिंग के बेस पे मिल चुका है। खैर उसके बाद बात करें अगले इंक्लूजन की, कमल ऐरी, जी हाँ, तो कमल सिंह ऐरी की बात करें तो बिल्कुल गुड इंक्लूजन है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप परफॉर्म किया है, चोट से वापस, जी हाँ, ये मैं कहने ही वाला था कि चोट से वापस आए, उसके बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। बस यही तो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो प्लेयर इंजर्ड हो गए, फॉर्म से बाहर हो गए, भाई उनके लिए भी तो कोई रास्ता हो कि वो कैसे नेशनल टीम तक वापस आए। कमल ऐरी का एग्जांपल है पीएम कप में, डेफिनेटली बहुत गुड इंक्लूजन उनका। इसलिए हमने कहा था कि सोमपाल कामी अगर नहीं होते तो हमारी ऑब्वियस चॉइस कमल सिंह ऐरी आएंगे, वो भी लीड करते हुए करंट के साथ, तो इनका इंक्लूजन बिल्कुल भी गलत नहीं है, टॉप बहुत गुड इंक्लूजन कमल सिंह ऐरी का बन जाता है। उसके बाद यार अगले प्लेयर की बात, बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो सागर ढक्कल, जी हाँ, इनका इंक्लूजन थोड़ा सा बैड जरूर होगा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म ऐसा नहीं किया है, और अगर अब चलिए आप इन्हें कुछ ग्रूम करना चाहते हैं या आगे के लिए देखना चाहते हैं लंबा, तो शायद ये थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि पीएम कप में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ग्रूम करना चाह रहे हैं, बेटर बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इन्होंने थोड़ा करके भी दिया है, कुछ प्लेयर अपनी तरफ से भी करके दे। आप पीएम कप में भी आपने देखिए, और ऐसा नहीं है कि औरों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, इनको नहीं मिल रही हो, बिल्कुल सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है सामने वाले को भी, आपको भी। पीएम कप में तो एक परफॉर्म क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना कम से कम, कि हाँ हम परफॉर्मेंस के बेस पर भी कुछ कर रहे हैं। अब लंबा लेके जाएंगे नहीं, वो लंबा वाला डायलॉग वहाँ ठीक लगता है जब टेस्ट मेंबर होते हैं, बिल्कुल वो डायलॉग फिट बैठता है वहाँ की, लंबा लेके चलेंगे, के पास इतना वक्त नहीं होता भाई। एक वर्ल्ड कप से लेकर दूसरे वर्ल्ड कप तक का ही टाइम है, 50 ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, उतने बीच में एक स्टेटस मिलता है एक एसोसिएट टीम को, उसी में डिसाइड करना होता है सब कुछ। तो इस तरीके का एक ही प्लेयर को इतने लंबे वक्त तक खींचना, ये वाकई में जो परफॉर्म भी नहीं कर रहा डोमेस्टिक में भी, तो ये थोड़ा सा डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल, बिल्कुल बहुत डाउटफुल है। और बैड इंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि कुछ तो वो प्लेयर दे अपनी तरफ से कि जिसके सहारे आपने उन्हें टीम में लिया हो। सिर्फ आप ईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर जो रहे उसी के बेसिस पर अभी तक चलाएंगे तो ये काम बनने वाला है नहीं। उसके बाद आदिल आलम, जी आदिल आलम, डेफिनेटली हम पहले ही कह चुके हैं कि आदिल आलम बैट से बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट टीम के लिए नहीं कर रहे हैं। वो उसके बड़ी बात, चलिए कुछ प्लेयर की फॉर्म होती है, लेकिन उनकी फॉर्म आई कब थी जो गई, लेकिन उसको भी अगर आप साइड करते हैं तो उसके अलावा भी उनको शायद अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में नहीं आई कि मेरी टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मुझे सिर्फ आकर 7-8 ओवर डालकर एक आध विकेट निकालना ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे नीचे आकर रन्स भी करने पड़ेंगे, जो मैं करने में पूरी तरह से नाकामयाब अभी तक रहा हूँ इस साल की अगर हम बात करें तो। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपने आप में हैरान करता है। और आदिल आलम के इस डोमेस्टिक के भी अगर मैं स्टैट्स आपके सामने प्रेजेंट करूँ
पीएम कप के 5 मैचों में 78 रन है उनके और सिर्फ 4 विकेट उन्होंने निकाले हैं। 54 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये विकेट्स लिए हैं और रन सिर्फ 78 और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो आउट ही होकर गए हैं इसमें से शायद एक बार नॉट आउट और इसमें से 90% जो है वो रैश शॉट्स और खराब शॉट्स की वजह से कोई खास बॉलिंग उसमें इंक्लूड नहीं थी। और अगर आप इस साल ओडीआई को ले लें तो 6 मैचों में 70 रन, 17 की एवरेज और 6 विकेट। अब आप देखिए उन्होंने इस साल 6 मैचों में 70 रन बनाए इंटरनेशनल गेम्स में, डोमेस्टिक में आए जहां पर क्या कहा जाता है कि यहाँ तो खूब रन और विकेट बटोरे जाते हैं, वहां पर वो आए सिर्फ 78 रन 5 मैचों में। अब आप सोचिए कि इतने मैचेस उन्हें मिलने के बावजूद भी अगर वो उस रिपोर्ट कार्ड को फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे, क्या सोचकर आपने इंक्लूजन लिया है। डेफिनेटली फिर से मैं कहेंगे कि कुछ तो प्लेयर परफॉर्म कर दे जिसके बेसिस पर आप ले। आपने कुछ प्लेयर ऐसे लिए हैं जो परफॉर्मेंस बेसिस पर है, कुछ ऐसे लिए जो समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपने क्यों लिए, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस पे लिए तो रिसेंट परफॉर्मेंस का डिजास्टर है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ से परे, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड वाले स्क्वाड कुछ नजर आए हैं। उसके बाद यार अगले प्लेयर की बात करें, बिल्कुल अगले प्लेयर की बात करें तो अर्जुन साव, जी हाँ, जिन्होंने अच्छा एक इंटेंट दिखाया था, डिटरमिनेशन दिखाया था केन्या टूर में, काफ़ी अच्छे रहे थे इंक्लूजन वो। और उम्मीद थी नहीं वहाँ पर कि बिना किसी प्रिपरेशन के वो इतना अच्छा करेंगे वहाँ पर, लेकिन उन्होंने वहाँ पर डिलीवर किया अपना परफॉर्मेंस। उम्मीद होगी कि यहाँ तो पीएम कप में वो चले भी हैं, जिन्होंने अच्छी खासी इनिंग, एक 50 भी इनिंग बहुत अच्छी 100 के स्ट्राइक रेट से खेली थी। तो उम्मीद होगी कि कम से कम एक स्टार्ट दें अच्छा, टीम को विकेट ना गिरने दें, आसानी से अपना विकेट ना गंवाएं। क्या सामने आपके एक अच्छे बैट्समैन भी है, आपके साथी आसिफ शेख, जो कि आप ओपनिंग करते हैं, मौका मिलता है आपको, तो जरूर बहुत अच्छा इंक्लूजन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुलशन झा, जी हाँ, ये एक और बैड इंक्लूजन में आ जाते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। गुलशन झा की अगर हम बात करें तो जैसे हमने पहले ही कहा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं, अब ये उन प्लेयर्स में आ गए जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं, आपने फिर भी उन्हें ले लिया, कुछ नहीं किया फिर भी आपने उन्हें ले लिया। अब गुलशन झा को इस टीम में लेने का कोई वैलिड रीजन क्या हो सकता है? आप 50 ओवर क्रिकेट में इंटरनेशनल गेम में यूएई इस अच्छी खासी टीम के खिलाफ, भले होम सीरीज हो चाहे टीम के खिलाफ, आप इन्हें ले रहे हैं बिना किसी रिसेंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के, ये भी समझ से परे आ जाता है। कुछ ऐसा डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस जहां पर बहुत ईजी माना जाता है इंटरनेशनल गेम्स के मुकाबले, जो वहां पर परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रही है उस तरह की कि नेशनल कॉल अप हो जाए तो आप उन्हें ले रहे हैं। तो ये एक और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड स्क्वाड पिक है, मेंबर पिक है कि आपने आखिर क्या सोचकर इन्हें यहाँ पर पिक किया गया है। आप दुनिया भर की चीज़ें सोच लेकिन वो चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं आएगी जब इंटरनेशनल गेम्स की बारी आती है। ये यकीन मान के चलिए, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल गेम्स में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और फिर उसके बाद एक और फर्क होम और अवे में भी होता है। वो हमने देखा कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो होम में टॉप चलते हैं लेकिन अवे जाते ही हालत खराब हो जाती है। तो डेफिनेटली एक तो ये आप बेटर मान के चलिए कि आप होम में खेल रहे हैं तो स्क्वाड शायद चल जाए, वो भी चलने लायक है नहीं, देखना होगा किस तरह से चलती है, क्योंकि सबसे बड़ा दारोमदार एक प्लेयर और बचे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हरिशंकर शाह, जी हाँ, जिन्होंने इनका इंक्लूजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगा कि 5 मैचों में 120 रन किए इन्होंने, 24 का इनका एवरेज रहा था, 74 का स्ट्राइक रेट रहा था, एक हाफ सेंचुरी इन्होंने पीएम कप में जड़ी है। ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो इन्होंने किया नहीं। इनसे बेहतर तो और एक नए यंग लड़के हैं, जी हाँ, यंग नए लड़के हैं जिन्होंने 180 रन, 170 रन, हरी चौहान है, अंकित सुबेदी है, सिद्धांत लोहानी है, अर्जुन कुमल है, ये जैसे प्लेयर है, तो इन्होंने भी रन्स किए हैं, तो इनको भी मौका मिल जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया कि ये आखिर इंक्लूजन है किस लिए, ये और रीजन भी नहीं मालूम कि आखिर किस लिए ये सब हुआ है, इंक्लूजन ये जो आया है। क्या कुछ इंक्लूजन बिल्कुल शॉकिंग है, कंफ्यूज है। आपसे पहले ही कहा 5 मैचों में 120 रन, उसमें से एक मैच में तो इन्होंने 50 मारी थी, हाफ सेंचुरी, तो उसे आप हटा दीजिए। उसके अलावा जो बाकी 4 गेम्स में है उनमें वो 12, 15, 16, 18 ऐसे आउट हुए। आप सोचिए, एक 50 के बेसिस पर नेशनल कॉल अप, 5 मैच में 7 विकेट के बेसिस पर नेशनल कॉल अप, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पीएम कप कुछ किया ही नहीं है, वो नेशनल कॉल अप। तो ये कुछ ऐसे कंफ्यूजन है, जैसे हमने पहले कहा कि बिल्कुल समझ से परे है, वैलिडेशन उनसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले कहीं ना कहीं टीम में है नहीं। आखिर अंकित सुबेदी हैं, सिद्धांत लोहानी है जिन्होंने विकेट भी निकाले, रन्स भी किए, अर्जुन कुमल जिन्होंने इंटेंट दिखाया पिच पे रुकने का, 300 करीब बॉलें खेली। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हरी चौहान, उनको मौका नहीं मिला। मौसम ढकल, एक टॉप लेग स्पिनर आपको यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखिए, अगर रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आपका क्राइटेरिया रहा है तो मौसम ढकल तो सब 101% टीम में होने चाहिए थे, वो नहीं है। और अगर आपका कोई और क्राइटेरिया रहा है तो उस बेसिस पर भी वो खड़े नहीं उतरते। तो हमने कहा ना, अगर आपका रिसेंट परफॉर्मेंस है तो आपके सामने हमने गिना दिया कि कितने रिसेंट परफॉर्मर है इसमें से जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है लेकिन वो टीम में आ गए हैं। जिन्होंने किया है
वो कहीं ना कहीं आउट है। तो ये स्क्वाड में जो है कुछ नाम जो है यानी क्लियरली एंड वो है जो नेशनल प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, सिर्फ उन्हीं का इंक्लूजन यहाँ ठीक ठाक लग रहा है और एक आध यंग प्लेयर को छोड़ के बाकी उसके अलावा जो है काफी कंफ्यूज स्क्वाड एनालिसिस की है। शायद ऐसा तो नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट के तौर पर नए नए प्लेयर को यहाँ भरना चाह रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपको दिक्कत अवे टूर में होगी और साथ साथ में कहीं आपने यूएई को ज्यादा ही कमजोर तो नहीं समझ लिया। नहीं बिल्कुल, देखिए होम में शायद ये हो सकता है कि उन्होंने शायद ये सोच लिया हो कि हमें ट्राई करने के लिए जाना है होम में, तो शायद वो ट्राई करने के लिए जाना है क्योंकि प्लेयर लोग चल सकते हैं। प्लेयर जो होम में है तो रन जरूर बनेंगे, ऐसा नहीं है कि 100 रन पे टीम ऑल आउट हो जाती है, 150 नहीं पहुंच पाएगी, जो हम अमूमन देखते हैं वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जो दिक्कतें आती हैं नेपाल को 170-180 चेज नहीं होता, वो यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। होम ग्राउंड में उम्मीद तो है कि स्कोर बना रही है, यही उनके जहन में भी है, जो कि बहुत गलत सोच है, बहुत ही ज़्यादा जो एक क्राइटेरिया है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत एक वो जाता है थिंकिंग कि होम है तो हम कर लेंगे, स्कोर बन जाएगा वगैरह, यही सब, और लगता भी है यही होगा, इसलिए ये सिलेक्शन। जी हाँ, क्योंकि यही सोचकर किया है, तो ये डेफिनेटली ये सोच गलत है सर। ये दूर अगर आप कहेंगे लॉन्ग विजन वाली सोच ये नजर आती नहीं है, क्योंकि अगर इस सोच पर आप तैयारी करेंगे तो फिर नामी भी आप हासिल जो है वो काफी बुरा हो सकता है। इस चीज का ये देखने वाली बात जरूर होगी। तो फिलहाल स्क्वाड एनालिसिस में इतना ही, जो भी चीजें थी कुछ बेहतर थी, कुछ खराब थी, कुछ गुड थी, कुछ ओके थी, लेकिन कुछ कंफ्यूज्ड और बैड इंक्लूजन इसमें जुड़े हुए थे। अगर परफॉर्मेंस की बेसिस पर है तो कुछ परफॉर्मेंस की बेसिस पे कुछ प्लेयर्स यहाँ पर डिजर्व करते थे जो है नहीं, लेकिन इन सब में एक कड़ी ऐसी जरूर है जिनके ऊपर पूरी की पूरी दारोदार रहेगा कि वो किस तरह से इस एज अ टीम यूनिट को चलाते हैं, और वो है रोहित पौडेल एज अ कैप्टन। उनके ऊपर बहुत कुछ रहने वाला है कि वो किस तरह से चीजों को हैंडल करेंगे। कुछ चैलेंजेस उनके सामने हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे वीडियो के थ्रू कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी इस टीम को लेकर, वो आपके सामने प्रेजेंट जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार यूएई वर्सेस नेपाल हो गया सीरीज के अपडेट्स जो है कवरेज वो हमारे दिल चैनल पर चालू रहेगी।